तो फाइनली गाइस वीडियो आ चुका है एंड पड़ोस में आवाज़ हो रहा है तो प्लीज़ सॉरी इग्नोर करना इसको, ठीक है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, हमारे वीडियो में खून खराबा रोमांटिक सीन एंड 18+ मोमेंट है। तो अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मत देखना, अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलो आप वीडियो एंजॉय करो, बाय। शोर और मैग्रॉन इस वक्त बहुत बड़ी भीड़ के बीच में फंसे हुए थे। पता नहीं हमें कमरा मिलेगा भी या नहीं। यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग हैं और कमरे बहुत ज़्यादा कम है। मैग्रॉन शोर से कहता, लेकिन वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे। देख एक बार रुक जाओ दोस्तों, ये क्या कर रहे हो? कार्तिक अचानक से बहुत सारी भीड़ को अपनी तरफ आते हुए देखता। ऑफकोर्स वो लोग कार्तिक के कमरे को हथियाने के लिए आ रहे थे। अरे लेकिन मैं टीम लीडर हूँ, मेरी तो इज्जत करो। कार्तिक इतना कह रहा होता है, इतने में उससे सब लोग धक्का देकर उसके रूम से ही निकाल देते हैं। अरे यार अब मैं कहाँ जाऊँ? कार्तिक लेफ्ट राइट देखते हुए कहता, ऑफकोर्स उसका कमरा उससे छीन लिया गया था, इसलिए लोग मुझसे कह रहे थे कि टीम लीडर बनने के बाद किसी के साथ फ्रेंडली मत रहना। कार्तिक गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहता और वहाँ से जाने लगता। ऑफकोर्स अब वो वहाँ नहीं रह सकता था तो बाहर जाकर कहीं कमरा ही लेगा। शोर और मैग्रॉन आखिर तक रहते हैं और वहाँ पर उनके लिए कोई भी कमरा नहीं बचता। देव और रसिता काफ़ी देर तक स्ट्रगल करते हैं लेकिन उन्हें भी कोई कमरा नहीं मिलता। शाहिद जैसे तैसे उस भीड़ के अंदर से निकलता। हे भगवान, ये लोग जल्लाद है क्या? कमरे के लिए ऐसी कौन लड़ता है? हाँ हमारी सिटी थोड़ी तबाह हो चुकी है लेकिन इसे ठीक करना होगा ना पहले। अब पहले ये लोग कमरे के लिए लड़ रहे हैं। शाहिद चिल्लाते हुए कहता, लेकिन उन पर कोई भी 20 नंबर ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ रसिता शोर और मैग्रॉन के पास आती है। जहाँ तक है यहाँ पर अब कोई कमरा बाकी नहीं रह गया। मुझे तो बहुत मुश्किल से कमरा मिला है क्योंकि मैं लड़की हूँ और यहाँ पे लड़कियाँ बहुत कम है, तो हम लोगों ने कमरा शेयर कर लिया। तो अब हमारे कमरे पे कोई किसी की नज़र है नहीं, लेकिन अब यहाँ कमरा बचा नहीं है तो तुम दोनों को यहाँ कोई कमरा मिल नहीं सकता। और अगर तुम लोग को यहाँ कमरा चाहिए इन फ्यूचर तो तुम्हें जैपरॉन लेवल हासिल करना होगा। लेकिन शायद तुम लोग की ताकत इतनी है कि तुम लोग जैपरॉन लेवल पे हो सकते हो। लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक ही एडवाइस दे सकती हूँ, यहाँ पर 20 टेमर्स में तुम्हें कोई भी नहीं जानता। कम से कम वहाँ पर 3 से 4 20 टेमर्स थे। एक 20 टेमर जो कि वहाँ से वापस आया है बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था, बेचारा वो पागल हो चुका है, तो वो भी तुम्हें परेशान मतलब एक तरीके से तुम्हारे बारे में किसी को बताएगा नहीं। तो तुम लोग चाहो तो बिना किसी को कुछ बताए अपनी नॉर्मल लाइफ अभी यहाँ जी सकते हो। रिश्ता शोर और मैग्रॉन से कहती है और वो दोनों उसके बाद समझ जाते हैं। ठीक है, मतलब आप कह रही है कि हमें यहाँ कमरा नहीं मिलेगा और हमें बाहर भटकना चाहिए, है ना? श्योर रिश्ता से कहता, मैं तुम्हें भटकने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि अपनी पहचान अभी किसी को बताओ मत। और इसी के साथ तुम आसानी से लोअर रैंक 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन में रह सकते हो। लोअर रैंक वहाँ पर कमजोर 20 टेमर्स होंगे लेकिन तुम्हें कम से कम कमरा तो मिल जाएगा। रिश्ता श्योर से कहती है और श्योर के बाद समझते हुए अपने सर को हाँ मिला देता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन उस बिल्डिंग से निकलते हैं। मैग्रॉन तुमने एक चीज नोटिस की? श्योर मैग्रॉन से कहता। क्या? मैग्रॉन भी श्योर से कहता, जब हम लोग उन एलियंस के प्लैनेट पे गए थे तो मैं रात में टेलीपोर्ट नहीं हुआ, और जब मैं धरती ग्रह पर आया 1-2 रात वहाँ बिताए तो मैं उस समय टेलीपोर्ट हो रहा था। ये थोड़ा अजीब नहीं है? श्योर मैग्रॉन से कहता। और मैग्रॉन को भी ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। जब श्योर उस एलियन के प्लैनेट पर गया था तो रात में वो टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, अगले दिन भी वो टेलीपोर्ट नहीं हुआ था, जबकि वो लोग स्पेस में थे। जब वो लोग धरती ग्रह पर आए और वहाँ पर वो शिफ्ट ही कर रहे थे 1 या 2 या 3 दिन में, तो श्योर इन बीच में रात में टेलीपोर्ट होता था। मैग्रॉन ने भी ये देखा था, लेकिन उन एलियंस के प्लैनेट पे श्योर टेलीपोर्ट नहीं हो रहा था। ये थोड़ी अजीब बात थी। चलो अभी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहले अपने रहने के लिए कमरा या फिर इस नीरो को लिपिड का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता और मैग्रॉन भी अपने सर को हाँ मिला देता। वैसे श्योर हमें यहाँ पर एक घड़ी दी गई है, इस घड़ी के इस्तेमाल से हम लोग प्रोटेक्टिव फील्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोटेक्टिव फील्ड ऐसे प्रोटेक्टिव फील्ड नहीं है जो कि हमें दूसरे बीस्ट या फिर दूसरे एलियन से बचा सके। ये बस हमारे अंदर से निकलने वाली एनर्जी को रोक सकती है, जिससे हम लोग आसानी से कहीं भी और कभी भी लेवल अप कर सकते हैं, जिससे यहाँ आसपास कहीं भी डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। मैग्रॉन श्योर से कहता है, जिसके बाद श्योर उसके हाथ को पकड़ सीधे जंगल की तरफ जाने लगता। अरे श्योर पहले ठीक है, पहले ताकतवर ही बन जाते हैं, चलो। मैग्रॉन श्योर से कहता। देखते देखते वो लोग जंगल के पास पहुँचते हैं। वहाँ के जंगल, वहाँ के पेड़ के पत्ते वो थोड़े ऑरेंज कलर के थे, कोई भी वाइट कलर के थे, ऐसे रंग बिरंगे पत्ते थे। और ये जगह सच में थोड़ी अलग थी और अजीब थी। ये सच में जंगल है या कोई पार्क? श्योर चिल्लाते हुए कहता और वहाँ एंटर करने लगता है छिप कर, क्योंकि वहाँ पर गार्ड वगैरह भी थे। ऑफकोर्स वहाँ पर गार्ड्स को इसलिए रखा जाता था ताकि कोई नॉर्मल लोग उस जंगल में ना जा सके। हाँ श्योर और मैग्रॉन चाहे तो उनसे परमिशन लेके भी जा सकते हैं, लेकिन उन्हें बहुत कुछ समझाना पड़ जाएगा उन दोनों को। और जो काबिल है श्योर और मैग्रॉन की तरह वो तो छिप कर जा ही सकते हैं।
क्योंकि जो लोग उन गार्ड्स की नज़र से बच सकते हैं वो जंगल में जाने के लायक है, वो गार्ड्स को ये कहते हैं। जिसके बाद जंगल में जाने के बाद श्योर और मैग्रोन काफ़ी देर तक घूमते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी बीस्ट नहीं मिलता। लगता है उस शिप के आवाज़ की वजह से और उन एलियंस के डिस्ट्रक्शंस की वजह से यहाँ के सारे बीस्ट वगैरह भाग गए हैं जंगल के अंदर। हमें जंगल के अंदर जाना होगा, श्योर मैग्रोन से कहता है। काफ़ी देर तक अंदर जाने के बावजूद उन्हें कोई भी बीस्ट नहीं मिलता और उल्टा शाम हो जाती है, मतलब रात होने वाली थी। श्योर एक काम करते हैं, चलते हैं, पहले इस नीड को लिक्विड का इस्तेमाल कर लेते हैं, मैग्रोन श्योर से कहता है। जिसके बाद मैग्रोन और श्योर उसी घड़ी को एक्टिवेट करते हैं और उनके आसपास एक हरे रंग की सील दिखनी शुरू हो जाती है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट थी। देखते देखते मैग्रोन उस नीड को लिक्विड को अपने नीड कोर में इंजेक्ट करता और देखते देखते श्योर और मैग्रोन की ताकत बढ़ने लगती है। अगर ये नीड को लिक्विड हमारा एक लेवल अप भी कर देता है तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा, मैग्रोन कहता है। और फिर देखते देखते उन दोनों की बॉडी से बहुत सारी बिजलियाँ निकलने लगती है। ये क्या हो रहा है, हमारी बॉडी से एनर्जी के बदले ये बिजलियाँ क्यों निकल रही है? श्योर हैरानी से कहता, शायद इसलिए क्योंकि ये एक रोबोट का नीड को लिक्विड है। मैग्रोन भी थोड़ा सोचते हुए कहता है। देखते ही देखते उनकी ताकत बढ़नी बंद हो जाती है। शट यार, हमारी ताकत नहीं बढ़ी और नहीं हमने लेवल अप किया, हट। मैग्रोन गुस्से में कहता, कोई बात नहीं, तुमने तो कहा था कि यहाँ पर ताकतवर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है और 4 स्टार और 5 स्टार सिटीज से तो लेवल अप होकर आगे बढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तुमने ही कहा था ना। श्योर मैग्रोन से कहता है और उसके साथ वापस सिटी आ जाता है और सिटी वापस आते आते पूरी तरीके से रात हो चुकी थी। जिसके बाद देखते देखते श्योर और मैग्रोन चाइल्ड केयर वालों के पास जाते हैं, जहाँ पर वो काव्या को अपने साथ वापस ले आते हैं। उन लोगों ने जंगल में जाने से पहले काव्या को चाइल्ड केयर वालों के पास छोड़ दिया था, मोटे कीड़े को भी काव्या के साथ ही छोड़ दिया था, जिससे कोई परेशानी थी नहीं श्योर को। काव्या और मोटा कीड़ा वापस श्योर के पास आते हैं और देखते देखते वो लोग लोअर रैंक बीस्ट में ऑर्गेनाइजेशन चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें ज़्यादा भीड़ दिख नहीं रही थी, लेकिन हाँ वहाँ पर नॉर्मल लोग भी थे जो कि अंदर जाने के लिए तड़प रहे थे। श्योर और मैग्रोन जैसे तैसे अंदर पहुँचते हैं और 2 बच्चों को लाइन में लगा हुआ देखकर एक गार्ड उन्हें निकालने की कोशिश करने लगता, रुको हम लोग 20 टेमर्स हैं। श्योर उसी गार्ड को देखते हुए कहता, अच्छा तो लोग 20 टेमर हो, तब तो मैं हाई रैंक 20 टेमर हूँ, बच्चे नाटक मत करो, निकलो यहाँ से। वो गार्ड श्योर और मैग्रोन से कहता है, लेकिन वो लोग लाइन से नहीं निकलते हैं। ठीक है तुम्हारी मर्जी, आगे जो चेकिंग कर रहा है उससे कैसे बचोगे। वो गार्ड इब्लीस इस्माइल के साथ उन दोनों बच्चों को कहता है। देखते देखते श्योर की नज़र आगे लाइन पे पड़ती है, जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की जो कि थोड़ी उम्र में बड़ी थी और देखने में डॉक्टर जैसी लग रही थी, वो सभी का कुछ टेस्ट कर रही थी। तुम 20 टेमर नहीं हो और तुम 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहते हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम लोग अपना, चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वो डॉक्टर उसी आदमी को देखते हुए कहती है, पर मैं रहूँगा कहाँ, मेरा घर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वो आदमी जैसे तैसे हिचकिचाते हुए कहता है, ऑफकोर्स उसे उसके घर के टूटने का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। अच्छा तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर 20 टेमर्स के लिए ही जगह है, 20 टेमर्स अच्छे से नहीं रहेंगे तो तुम लोग कैसे रहोगे अच्छे से। वो डॉक्टर उसी आदमी को देखते हुए कहती है। जिसके बाद वो आदमी उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो अपने घुटनों पे बैठ जाता है। प्लीज़ प्लीज़ मुझे अंदर ले लो, मेरे साथ मेरी बीवी बच्चे भी हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे, इस सड़कों पे टूटे फूटे घरों के आसपास हम कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे। वो आदमी उसी डॉक्टर को देखते हुए कहता, एलियंस ज़्यादातर 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन से दूरी थे कि कहीं कोई 20 टेमर जो कि ताकतवर वो उन पर हमला न कर दे, इसलिए 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन ऑलमोस्ट सेफ था और यहाँ पर कम नुकसान भी हुआ था, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के सोने और रहने की जगह थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर 20 टेमर्स थे, जिसके कारण नॉर्मल लोगों को यहाँ रखना पॉसिबल नहीं था। मेरे सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, एक काम करो चुपचाप निकल जाओ यहाँ से। वो डॉक्टर फिर से उस आदमी से कहती है, पर बाहर तो एलियंस घूम रहे हैं, वो एलियंस कभी भी दोबारा आ सकते हैं और हमें, देखिए प्लीज़ हम लोग बहुत मुश्किलों से वहाँ से वापस आए हैं, हमें प्लीज़ अंदर ले लीजिए। वो आदमी जैसे ही कहता है, अब उस लड़की का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जिसके बाद वो पीछे देखती है, जहाँ पर एक बीस्ट बैठा हुआ था जो कि एक मंकी था। देखते देखते उस मंकी की आंखें, उसमें आग दिखनी शुरू हो जाती है, उसके पूरे बॉडी से आग निकलनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो मंकी सीधे आगे आता है और उस आदमी को लेकर वहाँ से जाने लगता है। और इस बीच में उस आदमी की बॉडी जल रही थी उस आग के कारण। कहा था टाइम वेस्ट मत करो। वो मंकी उस लड़की की बात को सुनने के बाद उस आदमी को दूर फेंक देता है और वो सीधा गिरते हुए 20 टेमर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाकर गिरता है। श्योर को ये सब देख के बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि यहाँ पर कमरों की सच में बहुत ज़्यादा कमी थी। देखते ही देखते
शौर्य से पहले 2 लोग और आते हैं जो कि 20 नंबर नहीं थे, और उस लड़की की नज़र उन दोनों से ज़्यादा शौर्य और मैग्रॉन पे थी। यहाँ पर जो लोग भी आ रहे थे वो कम से कम बड़े तो थे, लेकिन शौर्य और मैग्रॉन वो दोनों तो बच्चे थे। वो दोनों क्या सोच के यहाँ आए हैं भगवान जाने। देखते देखते शौर्य और मैग्रॉन की बारी आ जाती है। मेरा नाम शौर्य है। शौर्य उसी लड़की को देखते हुए कहता है, और वो लड़की अपने हाथों को रोटेट करके शौर्य को ही देखे जा रही थी। उस डॉक्टर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपने सारे काम को छोड़ के शौर्य पे ध्यान दे रही हो। मैं यहाँ रह सकता हूँ? शौर्य उसी डॉक्टर को देख कर कहता, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, यहाँ तो बहुत सारी जगह है, तुम आसानी से किसी भी कोने में एडजस्ट हो जाओगे। वो डॉक्टर हंसते हुए शौर्य से कहती है, अच्छा थैंक यू। शौर्य इतना कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है। ऑफ कोर्स शौर्य को कोई फ़र्क नहीं पता था कि ये उससे क्या कहती है, क्या कहती है और कैसा मजाक उड़ाती है। शौर्य को बस यहाँ रहने के लिए जगह चाहिए थी। अगर वो उसे एक कोना भी देती है तो कोई बात नहीं, शौर्य को बस छिप कर रात में टेलीपोर्ट होकर ही तो जाना है। कौन सा शौर्य रात में सोता है। वो डॉक्टर भी ये सब देख के थोड़ा हैरान होती है क्योंकि शौर्य से डर ही नहीं रहा था। मैग्रॉन उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन अगले ही पल उन दोनों के सामने वो मंकी आ जाता है और उसकी पूरी बॉडी से आग निकलने लगती है। और उस मंकी की स्माइल देख के बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था। उस मंकी की स्माइल इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि शौर्य से पीछे जो भी लोग थे और जो भी लोग 20 नंबर नहीं थे वो उस लाइन से निकलना शुरू कर देते हैं। ये क्या है, आपने तो हमें यहाँ पर एक कोने में जगह दे दी है, तो ये हमारा रास्ता क्यों रोक रहा है? शौर्य बिना डरे उस लड़की उसे कहता है, ओह तो तुमने इस चीज़ को सीरियस ले लिया। ठीक है, अगर मेरे मंकू को हरा दिया तो आगे जाके कहीं भी रह सकते हो, किसी भी कमरे को सेलेक्ट कर सकते हो, चलेगा, कोना नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। अगर तुमने इस मंकी को हरा दिया, मेरे मंकू को, प्यारे मंकू को, तो तुम यहाँ पर कोई भी कमरा ले सकते हो। वो डॉक्टर उस मंकी के सर को फैलाते हुए कहती है, और उस मंकी के सर से जो आग निकल रही थी उससे उस डॉक्टर को कुछ नहीं हो रहा था, बस हराना है। श्योर उसी मंकी को देखते हुए कहता है, क्यों नहीं, ट्राई करके देख लो। वो डॉक्टर ये कहती है, जिसके बाद श्योर उस मंकी को देखता है, ओए मंकू, तेरी मालिक बहुत ज़्यादा शैतान दिख रही है और तू भी उसके जितना ही शैतान है, मुझे पता है। अगर तू मेरी ताकत को देख सकता है तो प्लीज़ मेरे रास्ते से हट जा, वरना चलने लायक मैं नहीं छोड़ूंगा। श्योर अपने मन से ही उस मंकू से बात करता है। वो मंकू बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगता है क्योंकि श्योर उससे बात कर पा रहा था। दूसरी तरफ वो मंकू श्योर को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। श्योर अपनी ताकत थोड़ी सी बाहर निकालता है और उसके बॉडी से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावनी थी, जिसमें ठंडा एलिमेंट भी छिपा हुआ था। वो मंकू समझ जाता है कि श्योर कोई कच्चा खिलाड़ी तो बिल्कुल नहीं है। वो मंकू अपने सर को फ्लर के सामने झुका देता है और वहाँ से साइड हो जाता है। वही ये क्या कर रहे हो तुम? वो डॉक्टर हैरानी से मंकू को देखते हुए कहती है, बस मैंने सड़ा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। वैसे ये आपके कमरे की चाबी है ना? श्योर इतना कहता है और वहाँ से एक कमरे की चाबी उठा लेता है जो कि उसी डॉक्टर के सामने रखी हुई थी। उस डॉक्टर को ये सब देखने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गॉड रोको इसे, ये नाटक कर रहा है यहाँ पर आकर बस। वो डॉक्टर गुस्से में वहाँ के गार्ड्स को कहती है। वो गार्ड्स श्योर के पास आने लगते हैं और देखते देखते वो गार्ड्स उनका रूप बदलता है। एक गार्ड सीधे एक स्पाइडर वाले बीच में बदल गया था ताकि वो लोग श्योर और मैग्रॉन को डरा सके। ऑफ कोर्स उनके नज़र में वो लोग बच्चे ही तो थे। दूसरा गार्ड उसके पीठ पे डरावने से पंख आ गए थे और वो भी हवा में उड़ते हुए श्योर और मैग्रॉन के सामने आ गया था। जिसके बाद वो डॉक्टर पीछे मुड़ती और दोबारा उन लोगों का टेस्ट लेने लगती है क्योंकि अब श्योर और मैग्रॉन तो बाहर निकल ही जाएंगे। लेकिन अगले ही पल उन्हें अपने पीछे से धम धम की आवाज़ आती है। जिसके बाद वो लोग जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो दोनों गार्ड्स अपने जगह पे गिरे हुए थे और दर्द में चिल्ला रहे थे। वो गार्ड्स इतना कहते हैं और बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो लोग जैसे ही श्योर और मैग्रॉन को देखते हैं, मैग्रॉन के हाथों से बहुत ज़्यादा रोशनी निकल रही थी और श्योर उसके पीठ के ऊपर बहुत सारे क्रिस्टल से बने हुए कांटे निकले हुए थे जो कि एक आर्मर का शेप ले रहे थे। देखते देखते वो क्रिस्टल के कांटे और वो आर्मर श्योर के बॉडी में कहीं गायब हो जाता है और मैग्रॉन के हाथ भी नॉर्मल हो जाते हैं। जिसके बाद जो भी लोग वहाँ पर बैठ के वहाँ के नज़ारे को एंजॉय करने आए थे वो लोग अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो डॉक्टर भी अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है और श्योर और मैग्रॉन बिना पीछे मुड़े लिफ्ट पर लेकर सीधे ऊपर चले जाते हैं। ये लोग आखिर है कौन और यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लोग तो बच्चे हैं ना? डॉक्टर एक आदमी से कहती है जो कि वहाँ का सीनियर लग रहा था। इन्हें आज से पहले कभी देखा नहीं, रुको मैं चेक करता हूँ। वो आदमी इतना कहता है और कंप्यूटर में कुछ चेक करने लगता है। ये लोग तो यहाँ पर 3 लोगों ने नई एंट्री ली है जो कि क्रिस्टा सिटी से आए हैं। श्योर, मैग्रॉन और फ्लेयर 3 लोग नए नए हैं जो कि क्रिस्टा सिटी से आए हैं और ये दोनों उनमें से एक है। ये देखो यहाँ पर इनकी फ़ोटो भी है। वो सीनियर उसी डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, इतनी सी उम्र में 20 टिमर, हे भगवान,
और अगर बीस्ट नंबर है भी तो इतनी ताकत कहाँ से है इन लोगों में? हाँ, अगर 3-4 दिन पहले ही आए हैं तो क्या हो गया? इन्होंने ताकत इतनी बढ़ा कैसे ली अपनी कि ये लोग यहाँ के लोगों को आसानी से धूल चटा पा रहे हैं? वो डॉक्टर हैरानी से कहती है। देखते देखते श्योर उस कमरे की चाबी के नंबर को देखता है और उसी नंबर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। उस दरवाजे को खोलने के बाद श्योर को एक बड़ा सा कमरा मिलता है जो कि अकेले उस डॉक्टर के लिए था। इतना बड़ा कमरा, वो भी एक डॉक्टर के लिए? बकवास। यहाँ पर कम से कम 10 लोग रह सकते हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता है, लेकिन हम लोग चाहकर भी अपना कमरा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। मैग्रॉन बिस्तर पे कूदते हुए कहता है, यहाँ पर उनके कपड़े क्या वो इसे वापस लेने आएगी भी कि या नहीं? मतलब यहाँ पर हम लोग ठीक से रह भी नहीं पाएंगे, यहाँ पर उसकी ही पूरी चीज़ें भरी पड़ी हैं। श्योर मैग्रॉन से कहता है और काव्या को भी अपनी गोद से नीचे उतार लेता है। काव्या श्योर के गोद में ही सो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई थी इसीलिए, और काव्या को कुछ भी नहीं पता चला क्या था कि आखिर बाहर हुआ क्या। दूसरी तरफ काव्या अपनी आंखें को खोलती है और बिस्तर पर जाके चुपचाप सो जाती है। जिसके बाद श्योर और मैग्रॉन भी खाना बनाते हैं और चुपचाप खा लेते हैं। देखते देखते उनके दरवाजे पे कोई आता है। श्योर दरवाजा खोलता है। अच्छा, आप यहाँ की डॉक्टर है ना? हाँ, ये तो आपका कमरा था। आप एक काम कीजिए, पहले यहाँ से अपने सारे सामान निकाल के ले जाइए क्योंकि बार बार हमें ही परेशानी होगी। तो श्योर उस डॉक्टर को अंदर आने के लिए इशारा करता है और उस सामान को हटाने के लिए इशारा करने लगता है। मैं बस यहाँ पर अपने कुछ पर्सनल सामान लेने आई हूँ और हाँ, ये सामान कल निकलवा लूँगी मैं। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं इस कमरे को तुमसे खरीद सकती हूँ। वो डॉक्टर शौर्य से कहती है, रुकिए मुझे सोचने दीजिए। आप मुझे बदले में क्या दे सकती हैं? मतलब मैं 20 नंबर हूँ और मेरे पास पैसों की कमी नहीं है और ना ही मेरे पास कुछ है। वैसे पैसों की कमी का क्या मतलब है? वैसे भी यहाँ पर 20 नंबर के लिए 70% चीज़ें फ्री ही होती हैं। तो श्योर उसी डॉक्टर लेडी को देखते हुए कहता, श्योर को पैसों से कोई मतलब नहीं था। वैसे भी 20 नंबर बनने के बाद उसके लिए बहुत सारी चीज़ें फ्री हो गई थी। होटल में खाना, होटल में रहना, सब कुछ फ्री। और अगर उसे 20 नंबर ऑर्गेनाइजेशन में रहने के लिए जगह मिल गई तो वो तो सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। देखते ही देखते वो डॉक्टर थोड़ी गुस्से में दिखने लगती है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। वो फेक स्माइल के साथ अंदर आती है और अपने कुछ जरूरी सामान वगैरह लेकर वहां से चली जाती है। कमरे से बाहर निकलने के बाद, बच्चों कल देखते हैं क्या होता है तुम लोगों के साथ। यहाँ पर बाकी 20 नंबर्स को तो आने दो जो कि बाहर गए हुए हैं। एक बार वो आ गए तो तुम लोग कल के आए मेहमान, वो लोग तुम्हारा वो हाल करेंगे कि। वो डॉक्टर इतना कहती है और एक इविल से स्माइल के साथ वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ रात के 12 बजते हैं और शौर्य और मैग्रॉन टेलीपोर्ट होकर जंगल में आ जाते हैं। शौर्य और मैग्रॉन ने बहुत दिनों तक ट्रैवल किया था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी कबीला नहीं दिखा था। जहाँ तक है, महाराज ने कहा था कि इस इलाके में 34 सितारे वाली सिटी है, मतलब 4 स्टार कबीला। तो हमें वही ढूंढना है ताकि हम लोग अपने लेवल वालों से और अपने लेवल वाले बीस्तों को मारकर आगे लेवलअप करके ताकतवर हो सके। लेकिन यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, यहाँ पर जो बीस्त वगैरह में मिल रहा है वो हमारे जितने ही ताकतवर है, जैसे हम लोग ताकतवर हो सकते हैं आगे। लेकिन हमें कोई कबीला तो ढूंढना होगा ताकि हम लोग सर्वाइव कर पाए, वरना रात में ऐसे सिर्फ जंगल में घूमना ये थोड़ा अजीब है। श्योर मैग्रॉन से कहता है और काफ़ी देर तक घूमते रहता है। अचानक से मोटा कीड़ा ज़मीन से बाहर आता है। मुझे कुछ मिला है, मतलब वो एक कबीला है लेकिन ज़्यादा ताकतवर नहीं। वो 3रा सितारे वाला ही कबीला है। 3रे सितारे वाला कबीला यहाँ पर, लेकिन यहाँ तो बहुत ताकतवर बीस्ट वगैरह रहते हैं, तो 3रे सितारे वाले कबीले वाले लोग यहाँ कैसे रहेंगे? श्योर मोटे कीड़े से कहता नहीं, वो इलाका यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ पर ये जंगल नहीं आता है, जहाँ पर कमज़ोर बीस्ट वगैरह रहते हैं, यहाँ से ज़्यादा कमज़ोर। अच्छा ऐसी बात है, तो अभी के लिए वहीं चलते हैं, कम से कम हमें कुछ खाने पीने के लिए तो मिल जाएगा। मुझे बहुत भूख लगी है। श्योर मैग्रॉन से कहता है। देखते देखते वो लोग उसी कबीले के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर जाकर उन्होंने ये भी पता कर लेंगे कि आखिर 4थे सितारे वाला कबीला है कहाँ पर। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन करीब 1-2 घंटे के ट्रैवल के बाद उस कबीले पहुँच जाते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही श्योर को कुछ दिखता है। वहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे बीस्ट थे जो कि कबीले पर हमला कर रहे थे। वहाँ पर एक बीस्ट जो कि 4 टांगों पर चल रहा था और उसकी चारों टांगें कांटे जैसी थी और बहुत ज़्यादा डरावनी भी थी। यहाँ तक कि उस बीस्ट का चेहरा वो भी बहुत ज़्यादा डरावना था। वो उस कबीले पर हमला कर रहा था और उस बीस्ट के साथ उस जंगल के काफ़ी सारे बीस्ट भी उस कबीले पर हमला कर रहे थे। श्योर को नीचे काफ़ी सारे लोग भी दिखते हैं जो कि सिपाही थे और बहुत ज़्यादा खतरनाक सिपाही थे जो कि उन बीस्टों से लड़ रहे थे। लेकिन इन बीस्टों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, यहाँ तक कि उन बीस्टों का लीडर वो जो 4 टांगों पे चल रहा था वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। जहाँ तक इस बीस्ट की ताकत में सेंस कर पा रहा हूँ, इस बीस्ट की ताकत जैब्रॉन लेवल पे तो है, लेकिन कैसे? श्योर इतना खेल रहा होता, इतने में श्योर की नज़र वहाँ नीचे एक लड़की पे जाती है
जिसने एक ताज पहन रखा था और जाहिर सी बात थी कि वो वहाँ की राजकुमारी थी। उसके हाथों में एक खतरनाक सी तलवार थी जो कि लाल रंग से चमचमा रही थी। उस तलवार को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो लाल क्रिस्टल से बनी हो। वो राजकुमारी जैसे ही अपने तलवार को घुमाती है वो काफ़ी सारे बीस्तों को जान से मार देती है। लेकिन जैसे ही उस बड़े वाले बीस्ट को मारने की बात आती है, वो राजकुमारी उस बड़े वाले बीस्ट के मुंह से निकाले गए हवा से ही बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरती है। लेकिन वो किसी वॉरियर की तरह अपने पाँव पर दोबारा खड़ी हो जाती है और उस तरीके से नहीं गिरती है जिस तरीके से उस बीस्ट ने उस राजकुमारी का गिरना एक्सपेक्ट किया था।